हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में बात कर रहे हैं 64th मेंस के लिए आंसर का फॉर्मेटिंग किस प्रकार होना चाहिए। 64th मेंस जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि जून में होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो है 2.5 महीना है, तो अब जो है एक स्ट्रेटजी अपनाते हुए प्रिपरेशन तैयार कीजिए, एक प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। 64th मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाला है वो है कि आंसर फॉर्मेटिंग, आंसर स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। आंसर का स्ट्रक्चर आप किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन अगर जीएस की बात करें तो जीएस का हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे जो सेक्शंस हैं उसका आंसर फॉर्मेटिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग जो है मोर लेस जो है एक ही जैसा होगा। उसमें आपको अपना भी ब्रेन इस्तेमाल करना कि इसमें हम क्या और कैसे इसमें इनपुट डालें, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उसकी फॉर्मेटिंग को समझिए कि अब मैं क्वेश्चन समझ गया हूं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस प्रकार का इसका आंसर होगा, फॉर्मेटिंग होगा। उसके बाद में ही आप उसमें जितना नॉलेज आप जानते हैं उस क्वेश्चन से संबंधित उस सारे नॉलेज को आप डालिए। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो मेंस है 64th मेंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे देते हैं। 64th मेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपी। जो आपको कॉपी मिलेगा बहुत अच्छा कॉपी नहीं होता है, बहुत अच्छा पेज नहीं होता है। तो आपको लिखने का इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा कि मतलब आप जो है बहुत ज्यादा डीप जो है प्रेशर देकर आप कॉपी को नहीं लिखिए, क्योंकि पन्ना जो होता है काफी पतला होता है, आर पार हो सकता है। बॉल पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन का कभी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इंक जो है फैल जाता है। तो बॉल पेन का हमेशा ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपके पास 36 पेजेस मिलेंगे, 36 पेजेस। क्वेश्चन आपके पास 8 रहेगा। हम बात करें जीएस का, 8 क्वेश्चन, 36 पेजेस। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज मान के चलिए कि 4 पेज आपको लिखना है। 4 पेज आपके लिए है, 4 पेज में आप आंसर सफिशिएंट लिख देंगे। कुछ कुछ में हो सकता है कि 4.5 भी पहुंच जाए, 5 भी पहुंच जाए, लेकिन एवरेज मान के चलिए कि आपको 4 पेज में आंसर को टिका के रखना है। उससे आगे इधर उधर होता है तो आप उसको मैनेज कीजिए। तो ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, आपके पास समय है 180 मिनट, 3 घंटा। 8 क्वेश्चन 180 मिनट। अब इसको अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पे कितना पड़ेगा, कितना मिनट आपको समय देना होगा। तो लगभग आ जाता है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 मिनट्स, मतलब 22.5 मिनट का आपको जो है मान के चलिए आपको समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। इसको आप एवरेज जो है 20 मिनट मान के रखिए, सिंपल 20 मिनट एक क्वेश्चन पे आपको देना है। कभी कभी उस पर आपको 25 भी पहुंच जाएगा, तो फिर किसी किसी में 15 भी पहुंच जाएगा, 15 मिनट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप जो है एवरेज मान के चलिए कि हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 20 मिनट का कोई 20 मिनट उसमें टाइम देना है। इससे ज्यादा क्लोज होता है तो आप लास्ट में जो है उसको कंक्लूड करके, समअप करके उसको आप आंसर को एंड कर दीजिए। इस चीज को आप ध्यान देना है मेंस में। अब जो है जो इंपॉर्टेंट जो चीज आता है, अगर आप मेंस आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहला कि क्वेश्चन कैसे उठाएं। क्वेश्चन उठाने के लिए मैं एक और बाद में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आपको पिक करना है। तो क्वेश्चन पिक करते समय जो कुछ कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि वो क्वेश्चन पे आप कितना आपकी पकड़ है, वो क्वेश्चन कितना इफेक्टिव है, उसमें करेंट का कितना सारा डाटा, करेंट से अगर रिलेटेड है तो उसको आप अच्छा से लिख सकते हैं, अब काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो ठीक है, उसमें अगर आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो उसको भी डाल सकते हैं। आपको फॉर्मेटिंग माइंड में है तब भी आप क्वेश्चन को पिक करते समय थोड़ा सा सावधानी रखें कैसे क्वेश्चन पिक करें। उसके बाद में आप क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करें, जो क्वेश्चन को आप लिखने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को अंडर मार्का कर दें। अंडरलाइन करने से हो जाए कि आपको क्वेश्चन दिमाग में रहेगा कि चलो मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और इसको आप आंसर जो है फॉर्मेटिंग जो है दिमाग में रखिए। उसके लिए आप जो है क्वेश्चन पे 2 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट कम से कम आप समय दीजिए पूरी तरह से, कि 1 मिनट उस क्वेश्चन को हम समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके डिमांड को जो है ना, जैसे किसका बोला है इसका कारण क्या है, तो उस कारण पे अंडरलाइन कीजिए। अब दिमाग में आपको रखना है कि हमको चाहे क्वेश्चन चाहे जो भी लिखें, लेकिन कारण जो है उसको लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर माइंड में रखिए। अंडरलाइन जो सेगमेंट वाइज, जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट का कारण क्या है, ई वेस्ट का प्रभाव इंडिया में किस प्रकार है। तो पहले आप इसको कैसे करेंगे, ई वेस्ट क्या है उसको लिख दिए, उसके बाद में ई वेस्ट का कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ई वेस्ट के कारण के समय आप उस क्वेश्चन पे अंडरलाइन कर दें कि हाँ 4 सेगमेंट में क्वेश्चन है, तो चारों सेगमेंट का अंडरलाइन करने से आपको दिमाग में है कि हमको चारों सेगमेंट का आंसर देना है, छूटना नहीं है। क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होगा, जब आईटीआई से आप कॉपी देखेंगे, जो ओरिजिनल कॉपी चेक होता है वो सेगमेंट वाइज ही चेक होता है। आपको पता नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, एक सेगमेंट के लिए कितना मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे ई वेस्ट क्या है, इसके लिए कितना मार्क्स मिलेगा आपको पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का होल मार्क्स दिया जाता है।
लेकिन जब कॉपी चेक करता है तो उसमें सेगमेंट वाइज नंबर देता है। तो सेगमेंट वाइज आप बहुत अच्छा से लिखिए, कोई सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट, हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिंग का। आंसर फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए? आंसर फॉर्मेटिंग के लिए 3-4 चीज जो होता है, 4 सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिए। कम से कम उसको 3 सेक्शन में तो आप डिवाइड जरूर कीजिए। 4 सेक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन आता है, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहला सेगमेंट आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको लिखना जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन हम क्या लिखें, यानी शुरुआत हम कैसे करें? तो देखिए, उसके लिए 3-4 जो फ्रेम है उसको ध्यान में रखिए। पहला देखिए डिफिनीशन। अगर आपको कोई ऐसा टर्म दिया है जैसे ई वेस्ट क्या है, तो ई वेस्ट का आप डिफिनीशन पहले उसको समझाइए कि ई वेस्ट है क्या। ई वेस्ट के बारे में उसको आप डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन में है, या तो उसमें जो टर्म दिया हुआ है, जो भी ऐसा टर्म है जो साइंटिफिक हो, चाहे जो लगता है कोई टर्म को समझना जरूरी है, तो उस टर्म को आप डिफाइन कीजिए, डिफिनीशन दीजिए, परिभाषा दीजिए उसको। दूसरा है करेंट न्यूज। अगर उससे संबंधित कुछ इधर की हाल के दिनों में कुछ घटना रही है, किसी वजह से वो न्यूज में रहा है, तो उसको आप जरूर मेंशन कीजिए इंट्रोडक्शन में, शुरुआती दौर में ही, कि इस प्रकार ये न्यूज में था। जैसे कि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें आप इंट्रोडक्शन में आप जो है करंट न्यूज का अपडेट करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। और करंट न्यूज का आप ही करंट जो न्यूज होता है, करंट अफेयर्स हुआ था, उसमें भी आप करंट न्यूज जो है पहले आप संदर्भ लिख दें, किस संदर्भ में ये बात पूछा जा रहा है, तो संदर्भ लिख लें। यानी आप इंट्रोडक्शन में उसका थोड़ा सा न्यूज दे दें कि हाँ अभी इस तरह की चर्चा में था। तीसरा जो इंट्रोडक्शन में आप फॉर्मेट दे सकते हैं वो है डाटा। डाटा खासकर इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है, जैसे पॉवर्टी हो गया, चाहे डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, चाहे इंडिया पॉपुलेशन पे कुछ आ गया, चाहे भी ऊर्जा सेक्टर पे आ गया, तो ऐसे में आप जो है उसका डाटा का इस्तेमाल करें कि हाँ ऊर्जा संबंधित रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें देखिए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इंडिया में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना कैपेसिटी है, ये आप शुरुआती दौर में लिख सकते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन से काफी इफेक्टिव होगा। कोई कॉपी जो चेक होता है उसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दो जो है वही डिसाइड कर देता है कि आपका कॉपी का कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद में आप डाटा जो है, डाटा मैं बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन में, खासकर इकोनॉमिक्स के सेक्शन में क्वेश्चन में आप डाटा डाल सकते हैं। फिर आ गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की बात हो गया तो ये जनरली इस्तेमाल होता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आप बैकग्राउंड बेसिकली पाल कला, तो पाल कला का पीछे हिस्ट्री में जाए कि पाल कला शुरुआत कैसे हुआ, पटना कलम शुरुआत कैसे हुआ। जैसे पटना कलम तो इसको मान के चलिए कि ये मुगल काल से पेंटिंग आया, तो उसमें कुछ कुछ समय के साथ बदलाव आया, उनके कलाकारों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, औरंगजेब था डिसइंटरेस्ट रखा, तो इस वजह से वहां के लोग पलायन किए और फिर पटना के आसपास बच्चे में एक नया जो आर्ट जन्म दिए वो था पटना कला। इस तरह से आप कर सकते हैं। पाल कला का भी उसी तरह से आप कर सकते हैं कि पोस्ट पोस्ट गुप्त यानी गुप्त काल के जस्ट बाद वाले पीरियड के समय में उसके वहीं से वो कला का शुरुआत हुआ था। लेकिन उसके बाद में पाल कला जी इसमें आते समय जो पाल शासक थे, पाल हुसैन दुलर्स, वो इस कला को पैट्रोनाइज किया और धीरे धीरे एक नया कला डेवलप हुआ जो कि पाल कला। इसको आप समझ सकते हैं। मौर्य कला का भी आप उसी तरह से एग्जाम्पल देते हुए, यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड वाला इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ आप हिस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल करें, ऐसे और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इफेक्टिव अगर बैकग्राउंड मिलता है तो बैकग्राउंड हो गया। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो 4 चीज, जो मूल रूप से 4 चीज पर ध्यान देना है वो है, पहला डिफिनीशन, कोई टर्म अगर उसमें मिलता है तो उसको डिफाइन कीजिए, उसको समझाइए। डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछता है, जननांकीय लाभांश, इसको आप समझाइए कि है क्या। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि समझाने के लिए, लेकिन आप 2 लाइन 1 लाइन में आप इसको समझा सकते हैं कि ये है क्या, ताकि उसको पता होना चाहिए कि आपको इसके बारे में पता है, तभी तो आप उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो डिफिनीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसमें कुछ वैसा टर्म दिया है तो सभी के लिए डिफिनीशन जरूरत नहीं होता है। दूसरा हो गया करंट न्यूज। करंट न्यूज में हो गया कि जैसे कि कुछ भी घटनाएं हो गई उसको आप उसको ऐड कर सकते हैं, रिसेंट की घटनाओं को। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो है कितना आंख कान खुला हुआ, कितना आप देश दुनिया को देख रहे हैं, तो उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। तीसरा हो गया डाटा। डाटा जैसे कि मैं बताया इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन में आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर हो गया चौथा हो गया कि वैसे क्वेश्चन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है तो वहां पे आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। इंट्रोडक्शन के लिए आप जो है आधा पेज ले सकते हैं, आधा पेज, या आधा पेज से ज्यादा होता है तो दिक्कत सकता है, लेकिन मान के चलिए आधा पेज जो है कम से कम इंट्रोडक्शन में आप लिखिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप उसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहला पेज का जो जहां से आंसर शुरू करते हैं उसका आधा पेज ना पूरा डिवोट कीजिए इंट्रोडक्शन पे। दूसरा जो आता है उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है फिगर। फिगर में हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? फिगर में या तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम किसी भी प्रकार का चित्र रहेगा उसको बनाएंगे,
फ्री हैंड डायग्राम जनरली फ्री हैंड होता है। चार्ट अगर कुछ इकोनॉमिकली हो गया, चाहे कुछ कंपेयर करने की बात किया जाए, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का जो आपका इस्तेमाल है, जो नॉलेज है, उसको इस्तेमाल कीजिए। कुछ चार्ट वगैरह बना दीजिए, कुछ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो उसको इस तरह से एरो करके जो आता है, या फिर जो एक्स वाई के जो ग्राफ होता है एक्स वाई में, उसको आप लिख सकते हैं। तो फिगर में इस जो चीज है इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर होगा मैपिंग। मैपिंग में हो गया कैसे कि आप स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं कि अगर किसी का कारण लिखना है तो लिख दिए, उसके बाद 4 लाइन जो इसी तरह से पा के, इस 4 लाइन हो गया तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे कर करके उसको पॉइंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्कीमेटिक जो डायग्राम है वो बना सकते हैं। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन के बाद इसको शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ही आप या फिर इसी के आसपास में आप मेन आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे कि डोकलाम वाला पूछा था, तो यहाँ पे आप जो है इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे डोकलाम से संबंधित जो है प्लेटो है तो उसको आप बना दीजिए। तो ये चीज है जो आपको 2 इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में हम जैसे बता दिए काफी प्रभावी होना चाहिए। फिगर के लिए बस हाफ पेज जो है उसी हाफ पेज में आप एडजस्ट कीजिए। वो अगर फिगर उसमें नहीं भी, हालांकि उसमें फिगर बनाए काफी प्रभावी होगा, अगर नहीं भी बनाते हैं तो बाद में फिगर बना सकते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती का फिगर नहीं बनाना है, जहां पे जरूरत हो वहीं पे बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका टाइम भी जाएगा। और फ्री हैंड हमेशा फिगर बनाई तो फ्री हैंड, वहां पे कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं। वो आपकी कला नहीं देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि इसके बारे में कितना इसका नॉलेज है, कितना इंफॉर्मेशन, कितना सोच सकता है। तो आपका सोच को भी पकड़ने की कोशिश करेगा। तो हमने फिगर में देख लिए डायग्राम, चार्ट, मैपिंग, ये जो है 3 सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन का मेन सेक्शन आता है बॉडी। क्वेश्चन का बॉडी जब लिखते हैं, मेन जो उसका हिस्सा लिखते हैं, उसमें आपको मेन पेज जाएगा, उसमें आपको लगभग 2.5 से 3 पेज आपका चला जाएगा मेन बॉडी में। 2.5 से 3 पेज में जाएगा। उसमें भी क्वेश्चन देखते हैं कि सेगमेंट वाइज लिखा रहता है। उसमें क्या सावधानी करना है, सबसे पहला जो है आंसर करना है आपको एवरी पार्ट्स का। जितना आंसर दिया है सभी पार्ट को जो आप अंडरलाइन किए हुए हैं, ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट का कारण क्या है, ई वेस्ट का भारत में किस प्रकार इसका नुकसान है, और फिर इसके लिए भारत क्या कदम उठाए। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आप इसमें क्या ई वेस्ट तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दिए, ई वेस्ट का कारण क्या है, तो यहाँ पे कारण जो है उसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। भारत में प्रभाव जो है उसको भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो 2-3 जो सेगमेंट है उसको आप ऐड कर दीजिए, कारण, परिणाम और भारत का प्रयास, ये तीनों बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन कर देना है। तो बॉडी में पहला जो आंसर देना है आपको एवरी पार्ट्स का, छूटना नहीं चाहिए कोई पार्ट, क्योंकि आपका नंबर कट जाएगा और सोलिड नंबर कटेगा, आपको 7 नंबर 10 नंबर ऐसे कट जाएगा, क्योंकि समझेगा कि तो सेगमेंट आप कंप्लीटली छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर उस सेगमेंट के बारे में नहीं भी पता, कुछ भी लिख दिए, तो 2-3 नंबर देगा, तो आप वहां से 2-3 नंबर 4 नंबर बचा सकते हैं, नहीं नॉलेज होने के बाद, नहीं पता है तब। फिर है चेंज पैराग्राफ। सेगमेंट वाइज जब आंसर लिख रहे हैं कि ई वेस्ट है क्या, ई वेस्ट के कारण क्या, ई वेस्ट के कारण के बाद में जब आप उसको भारत का प्रयास लिख रहे हैं तो कारण लिखने के बाद में पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। उसके बाद में जो आप लिख रहे हैं उसके भारत का प्रभाव, तो उस पर सब हेडिंग भी दीजिए। अगला टॉपिक है मेरा वही है सब हेडिंग। तो जब चेंज पैराग्राफ करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बताते हैं ई वेस्ट का कारण क्या है, तो ई वेस्ट के कारण पहले सब हेडिंग दीजिए, ई वेस्ट के कारण। उसके बाद में नीचे कारण जो आप है इसको पॉइंट वाइज गिना सकते हैं। फिर दूसरा सेगमेंट आ जाता है ई वेस्ट का भारत पे किस प्रकार का प्रभाव, तो इस पर लिख दीजिए दूसरा सेगमेंट में सब हेडिंग बनाइए, छोटा सा हेडिंग कि भारत पे ई वेस्ट का प्रभाव। ठीक है, यहां पर तो आपको हो गया। तीसरा हेडिंग अगर पूछता है कि भारत का इस पे भारत का ई वेस्ट के लिए क्या प्रयास किया है, तीसरा वहां पर पैराग्राफ चेंज किया, वहां पर सब हेडिंग में लिखिए कि भारत के द्वारा किया गया प्रयास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये जो है इस तरह से आप सब हेडिंग देखिए, आप उस ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा काफी इफेक्टिव होगा, काफी प्रभावी होगा। अब देखिए, अब आंसर जो दीजिए, अब कारण पूछ रहा है तो कारण में यहाँ पे कहानी देने के बजाय उसी कहानी को आप पॉइंट वाइज तोड़िए। उसमें आप 3 से 4 पॉइंट कम से कम तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं। ऐसे आप 5 कर दीजिए, लेकिन 5 से ज्यादा पॉइंट आपको लिखना भी नहीं, ऐसा नहीं कि 12 पॉइंट गिना दिए, वो भी आपका इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन 5-6 पॉइंट लिखिए। अगर आपके पास उसके उस पॉइंट से संबंधित ज्यादा जानकारी है तो सभी का 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। उससे आपका एक जो है एक पेज भी आपको कवर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि 12 पॉइंट गिनाएंगे तभी मार्क्स आएगा, नहीं, उसका 5 पॉइंट, लेकिन हाँ मेन पॉइंट उसका गिना, 5 पॉइंट है तो मेन पॉइंट गिना। तो जैसे कि मान लीजिए ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऊर्जा में क्या लिखेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल है, और जो है नॉन रिन्यूएबल है। इसको 2 भाग में ब्रॉडली डिवाइड कीजिए, और उसके बाद में उसको छोटा छोटा डिवाइड कीजिए कि रिन्यूएबल में कौन कौन सा हो जाएगा और नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है जो
4-5 पॉइंट लिखते हैं, उसको आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है बॉडी में अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, उससे संबंधित कुछ अगर एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण है, तब आप उसको बॉडी में, जैसे कि पहला सेगमेंट ई वेस्ट पे भारत का प्रभाव, कुछ अगर आपको डाटा मिलता है कि नहीं ई वेस्ट का भारत पे प्रभाव, इतने लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे इतना हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी डाटा आपको मिलता है, उस डाटा को आप इस्तेमाल कीजिए वहीं पे सब हेडिंग में, मतलब जो उस सेक्शन का, उस क्वेश्चन का, जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होने वाले नुकसान, इसमें अभी तक जो भी आपको डाटा कहीं से मिलता है उसको आप कॉपी में जो लिखे हैं, तो उसको आप वहां पे इनपुट में डालिए कि हाँ इतना सारा नुकसान हुआ, इस प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो डाटा आप एग्जाम्पल के साथ में आप डाल सकते हैं। फिर एक केस स्टडी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ केस स्टडी होता है, खासकर ज्योग्राफी से संबंधित हो जाता है, कुछ साइट के बारे में अगर दिया हुआ है कि पटना के बारे में दिया हुआ, तो वहां पे आप एक केस स्टडी होता है, रिपोर्ट आता है कि पटना में इस प्रकार का महानगर था, इस प्रकार का शहर का सेटलमेंट है, तो वो सारा जो है रिपोर्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉडी में आपको ध्यान देना है सबसे पहला कि आंसर एवरी पार्ट, सभी का आंसर लिखना है। दूसरा है पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे वहां पे सब हेडिंग देंगे, एक छोटा सा हेडिंग देंगे। अगर कारण और परिणाम, कारण लिखा हुआ है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, तो पॉइंट वाइज जरूर लिखिए, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए, ताकि उसको लगे दिखने में कि आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, काफी इफेक्टिव पॉइंट्स है। अगर उसके बारे में कुछ जानते हैं तो 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन लिखें, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आता है, जैसे कि पॉलिटी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यूज हो सकता है, तो उसको आप डाल सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, तो उससे संबंधित कुछ अगर घटनाएं कुछ हुई है तो उसको आप एग्जाम्पल्स के रूप में ऐड कर सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा देखा गया है। केस स्टडी हो गया, केस स्टडी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा जो आता है केस स्टडी, जो बिहार का सर्वे किया, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जो स्टडी कुछ आता है, कुछ रिपोर्ट, जैसे कि टिस किया जाए, कोई और भी जो है स्टडी करता है बिहार के बारे में, रिपोर्ट देता है, पब्लिश करता है, तो उसका रिपोर्ट आप, उसका इनपुट कुछ कुछ डाल सकते हैं, तब जाके आपका बॉडी पार्ट दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आप जो है अब समापन करने जा रहे हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं, सब कुछ को मिला के आप इसको रैप अप करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। कंक्लूजन में हमेशा जो है ध्यान रखिए कि कंक्लूजन इफेक्टिव होना चाहिए। कंक्लूजन आप जनरली 1/4 पेज में लिखा कीजिए, 1/4 में, ज्यादा पेज आपको समय नहीं देना, क्योंकि आपको कंक्लूजन का मतलब आप जो आंसर लिखे हैं ना, उसी का आप लास्ट में ऐड कर रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर का मूल मंत्र मेरा ये कहना था, मतलब आप उसमें अपना भी। कंक्लूजन में जो पॉइंट पर ध्यान देना, पहली बात है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे की राह। जैसे कि ई वेस्ट से बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा प्रदूषण है, बहुत नुकसान है, सरकार प्रयास भी कर रही है, आगे का राह क्या हो सकता है? आगे क्या ई वेस्ट के लिए क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करना छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते हैं, तो आगे की राह क्या हो सकती है? अगर हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं तो इसको कम तो कर सकते हैं, इसको और प्रभावी तो बना सकते हैं कि इसके जो वेस्ट होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें आप वे फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हैं। फिर अगला आता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब हो गया कि आप आशा रखिए, अगर हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो आशा रखिए कि ये खत्म होगी, कम होगी, मैं प्रयास करूंगा, मतलब उम्मीद आपको रखना है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है, आशावादी बनना है कि नहीं अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में बुराई है तो उसको दूर भी किया जा सकता है। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव आंसर के साथ में कंक्लूड कीजिए। तीसरा जो है उसमें आप अपना एफर्ट डाल सकते हैं कि मेरा प्रयास है, मेरा कहना है, चाहे मेरा अगर मतलब माना जाए कि मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हो जाए, चाहे मेरा प्रयास रहेगा कि चाहे एक आम जनता का प्रयास होगा, मेरा मतलब यहाँ पे आम जनता हो गया, तो हम सभी का प्रयास होगा कि हम लोगों में क्या कहते हैं जागरूकता फैलाएं। कुछ भी अगर उस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन, तो जागरूकता से संबंधित जो है अवेयरनेस वाले टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। फिर सजेशंस, कुछ आप सलाह भी दे सकते हैं कि हाँ अगर इस तरह की समस्या है तो सलाह आप जो है आपके नजर में जो भी कुछ पॉइंट दिखता है सलाह से संबंधित सजेशन, तो उसको आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको 1/4 में सारा कंक्लूड कर देना है, सारा आपको उसको एडजस्ट कर देना है। फिर देखिए जैसे कि आप हिस्टोरिकल चीज पे लिखते हैं, जैसे कि पाल कला लिख रहे हैं, तो वहां पे कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? वहां तो आप ये सब लिख नहीं सकते हैं, वे फॉरवर्ड अप्रोच ये सब कुछ नहीं, तो वहां पे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं उसका डिसअपियरेंस, लुप्त होने का कारण क्या, किस प्रकार लुप्त हुआ वो कला। अब अगर लुप्त हुआ तो कहाँ कहाँ उसको कंजर्व करके रखा गया, उसको संरक्षित रखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे पाल कला, तो पाल कला का
संरक्षण, हपाल कला धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त होता गया, लेकिन इस कला को अभी भी संरक्षण किया गया है। और ये कला का थोड़ा सा तारीफ कीजिए कि उस कला का जो है अभी भी इतिहास में एक अद्वितीय कला के रूप में माना जाता है। अच्छा, एक न्यू आर्ट ऑफ पेंटिंग था, न्यू आर्ट था। तो उसको अब जो है डिसअपियरेंस, लुप्त होने का जो है आप धीरे धीरे बताइए कि धीरे धीरे बदलते समय के साथ में इसमें बदलाव है और धीरे धीरे कला लुप्त हो गया, क्योंकि कोई नए पेंटर्स नहीं आए। इस तरह के आप चीजों को लिख सकते हैं। और उसमें जो है इसके अभी पेंटिंग्स को अभी भी सुरक्षित रखा गया है, ताकि हम लोग उन सारी चीजों को याद कर सके। जैसे गांधी संग्रहालय में रखा गया है, कुछ फॉरेन कंट्रीज में रखा गया है, उसके पेंटिंग्स को सुधार, उसको संभाल के, तो इन सारी चीजों का आप लिख सकते हैं। तो ये सारा जो आपका आंसर फॉर्मेटिंग होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ये जो 4 पॉइंट है, किसी में अगर फिगर अगर डिसअपियर होता है, फिगर नहीं भी आता है, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 ये जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये जो सेक्शन है इसको बहुत ही अच्छा से प्रभावी से लिखिए। खासकर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, शुरुआती और अंत, अगर फिगर है तो फिगर काफी इफेक्टिव फिगर बनाइए, घिच पिच वाला फिगर मत बनाइए। फिगर काफी क्लियर होना चाहिए और फिगर में मैसेज जाना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में बात करें। 3 सारी चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो काफी प्रभावी आंसर आप लिख सकते हैं। और इसका जो एक दो क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन कुछ आप लोगों को देता हूं, उस क्वेश्चन के बाद में उस क्वेश्चन का मैं किसी क्वेश्चन का मैं आंसर जो है उसको मैं दे दूंगा कि मैं इस तरह से उसको लिखूंगा। आप लोग उसको उस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। लेकिन ये चूंकि फॉर्मेटिंग, इसलिए मैं बताया कि ये सब जो है आप अपने ढंग से सोचिए, ये सब आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। अब इसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, काफी फायदा होगा। आप खुद आजमा के देखिए और इससे जरूर फायदा होगा। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।